नमस्कार। आज सुनिए हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित कथाकार सुधा जुगरान जी की सशक्त कहानी गली आगे मुड़ती है। यह कहानी नारी स्वतंत्रता के नाम पर विवाह जैसे सामाजिक बंधन का विरोध करने वाली स्त्रियों के लिए एक आईना है, या कहिए एक चेतावनी है। कहानी की 3 मुख्य नारी पात्र शिक्षित, कामयाब और आर्थिक रूप से संपन्न हैं, किंतु उनके जीवन की धाराएं अलग हैं। सबके जीवन में कुछ न कुछ कमी है। तो आइए सुनते हैं स्त्री मन की कशमकश को व्यक्त करती यह कहानी गली आगे मुड़ती है। पिछले 1 हफ्ते से बहुत थक गई हूँ। संजना कॉफ़ी का ऑर्डर देते हुए रोली से बोली। पूरा हफ्ता मीटिंग की तैयारी में बीता। उफ, इतना काम। दिल करता है कभी कभी कि नौकरी छोड़कर घर बैठ जाओ। हाँ यार, मेरे घर वाले भी जोर डाल रहे हैं शादी के लिए, लेकिन नौकरी की व्यस्तता में वह भी नहीं सोच पा रही हूँ। आखिर शादी के बाद कैसे चलेगा। नैना का ठीक है, शादी का झंझट ही नहीं पाला। साथ रहो, साथ रहने का मजा लो और शादी के बाद के झंझट से मुक्त रहो। मुझे तो भाई लिव इन रिलेशन शादी से अधिक भाया। शादी करो, बच्चे पैदा करो, बच्चे पालो और नौकरी को हाशिए पर रख दो। अरे इतनी कठिन मेहनत करके इंजीनियरिंग करी है, क्या सिर्फ घर चलाने के लिए? कैसा चल रहा है तेरा पवन के साथ? रोली बोली। बहुत बढ़िया। ज़रूरत पर एक दूसरे का साथ भी है, लेकिन बंधन कोई नहीं। अनाधिकार का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं तो कहती हूँ तू भी एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढ ले, नैना बोली। कौन कहता है कि शादी बंधन है? संजना चाय के कप में चम्मच चलाती हुई बोली। बस कामयाब औरत को समय के अनुसार सही साथी तलाश करने की ज़रूरत है। हाँ, जैसे तूने तलाश किया, नैना खिलखिलाते हुए बोली। आईआईटी इंजीनियर और आईआईएम लखनऊ से एमबीए होकर एक लेक्चरर से शादी कर ली। कितने दिन निभेगी? इतनी कामयाब बीवी को वह कितने दिन पचा पाएगा? जवाब में संजना मुस्कुराने लगी। क्यों नहीं पचा पाएगा भाई? जब एक पत्नी अपने से कामयाब पति को पचा सकती है, तो एक पति अपने से कामयाब पत्नी को क्यों नहीं पचा सकता है? समय की यही ज़रूरत है, कहकर कॉफ़ी का प्याला टेबल पर रखकर संजना उठ खड़ी हुई। साथ ही रोली और नैना भी। खिलखिलाते हुए तीनों सहेलियां बाहर निकलीं और अपनी अपनी राह चल पड़ीं। तीनों सहेलियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बड़े बड़े ओहदों पर कार्यरत थीं। फुर्सत के समय में तीनों एक दूसरे से मिलती रहती थीं। तीनों सहेलियों की उम्र 32 पार कर चुकी थी। रोली अभी तक अविवाहित थी। नैना एक युवक पवन के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी और अपनी वर्तमान स्थिति से खुश दिखती थी। पवन भी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत था। संजना ने एक लेक्चरर से 3 साल पहले विवाह किया था। उसका साल भर का बेटा था। तीनों सहेलियां अपनी अपनी वर्तमान स्थितियों से अपने आप को संतुष्ट दिखाती थीं, लेकिन सब कुछ है पर कुछ कमी सी है कि तर्ज पर हर एक को कुछ ना कुछ खटकता रहता था। रोली जब घर पहुंची तो 9 बज रहे थे। भाई का परिवार व पिता खाना खाकर अपने कमरों में जा चुके थे। बस माँ डाइनिंग टेबल पर बैठी उसका इंतजार कर रही थीं। उसे आया देखकर माँ बोली, आजा बेटी, बहुत देर कर दी आज। आजा, जल्दी से खाना खा लें। उसके दिल में कुछ कसक सा गया। 9 बजना बड़े शहरों में कोई बहुत अधिक समय नहीं था, पर किसी ने भी उसके खाने के लिए ठहरना उचित नहीं समझा। भाई अगर देर से आएं तो उनके लिए सारा परिवार ठहरता है। आखिर वह अपनी सारी तनख्वाह यहीं तो फूंकती है। घर में सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें उसी की तनख्वाह से आती हैं। माँ की तरफ देखे बिना वह अंदर चली गई। बाथरूम से फ्रेश होकर निकली तो माँ ने प्लेट में खाना डाल दिया। उसने किसी तरह थोड़ा खाना निगला। माँ की बातों का हाँ ना में जवाब दिया और अपने कमरे में बत्ती बुझाकर लेट गई। दिन भर के काम से शरीर क्लांत था, लेकिन हृदय के अंदर तूफान था। लंबे चौड़े पलंग ने जैसे उसका अस्तित्व शून्य बना दिया था। रिश्ते तो कई आते हैं,
पर ऐसा रिश्ता जो अच्छा भी हो और उसकी नौकरी के साथ सामंजस्य बैठ जाए हो ही नहीं पाता। या तो उसे अपनी वर्तमान नौकरी छोड़नी पड़ती या फिर लड़के का रुतबा उसके बराबर का नहीं होता। दोनों ही स्थितियां उसे स्वीकार नहीं थीं। इसी कारण शादी टलती जा रही थी। वह हमेशा ही अनिर्णय की स्थिति में रहती थी। उसके संस्कार उसे नैना जैसा जीवन जीने की प्रेरणा नहीं देते थे और उसका रुतबा व स्वाभिमान उसे अपने से कम योग्य लड़के से शादी करने से रोकते थे। उधर नैना अपने फ्लैट पर पहुंची तो फ्लैट पर अंधेरा था। लगता है अभी पवन घर नहीं पहुंचा। सोचकर नैना ने डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। पता नहीं पवन कहाँ होगा, सोचकर उसने पवन के मोबाइल पर फ़ोन लगाया। हेलो, उधर से पवन की आवाज़ सुनाई दी। पवन, कहाँ हो तुम? नैना बोली। ओह नैना, मैं आज जरा कुछ दोस्तों के साथ हूँ, एक दोस्त के फार्म हाउस पर। तुम्हें बहुत फ़ोन लगाया पर तुमने ऑफ किया हुआ था। तुम भी आती तो अच्छा लगता। यह जगह काफ़ी दूर है। सॉरी डार्लिंग, मैं आज रात वापस नहीं आ पाऊँगा। कल रविवार है, कल मिलते हैं। सुबह जल्दी ही आ जाऊँगा, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। ना चाहते हुए भी नैना की आंखें भर गईं। क्या कह सकती है वह? उसका फ़ोन नहीं मिला। इसके लिए पवन अपनी शाम तो नहीं खराब कर सकता था। कुछ कमी सी हमेशा लगती है जीवन में, चाहे पवन साथ हो या ना हो। एक असुरक्षा का भाव हमेशा जहन में तैरता रहता है। यूँ उनका लिव इन रिलेशन अच्छा चल रहा था, फिर भी वह अपने आप को कुछ लुटा हुआ, ठगा हुआ सा ही महसूस करती थी। विवाह की अहमियत दिल में सिर उठा ही लेती। वैवाहिक संबंधों पर पारिवारिक, सामाजिक व बच्चों का दबाव होता है, इसलिए निभाने ही पड़ते हैं। लेकिन उनके संबंधों की बुनियाद खोखली है, कभी भी टूट सकते हैं। उसके बाद वह सोचने से भी घबराती थी। आज दोनों ही घर पर नहीं थे, टिफ़िन वाला आया भी होगा तो लेता कौन? रात के खाने के लिए उसने टिफ़िन लगाया हुआ था। लंच ऑफिस की कैंटीन में और सुबह का नाश्ता दौड़ते भागते कुछ भी खा लिया। उसने 2 टोस्ट पर मक्खन लगाया, थोड़ा दूध पिया और कपड़े बदलकर बिस्तर पर अस्त व्यस्त सी लेट गई। पवन लिव इन रिलेशन के लिए तो तैयार है, पर विवाह के लिए नहीं। कहता है अभी उसने विवाह के लिए सोचा नहीं। सच तो यह है कि पवन यदि विवाह के लिए कहे भी तो शायद वह तैयार न हो पाए। विवाह के बाद की जिम्मेदारियां, बच्चे, घर गृहस्थी वह कैसे निभा पाएगी? लेकिन जब अपने दिल से पूछती है तो एहसास होता है कि विवाह की अहमियत वह समझती है। स्थायी संबंध, भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा विवाह से ही मिलती है। लाख उसके पवन के साथ मधुर संबंध हैं, लेकिन वह अधिकार भावना नहीं जो एक पत्नी की अपने पति पर होती है। सोचते सोचते वह गुदगुदे तकिए में मुंह गड़ाकर सोने का असफल प्रयास करने लगी, पर पता नहीं क्यों आज उसका मन रोने को हो रहा था। संजना जब घर पहुंची तो नितिन बेटे को कंधे से चिपकाए लॉन में टहल रहा था। उसे गेट से अंदर आते देखकर उसकी तरफ चला आया। बहुत देर हो गई? हाँ, जरा नैना और रोली के साथ कॉफ़ी पीने रुक गई थी। एक फ़ोन तो कर देती। नितिन हल्की सी नाराज़गी से बोला। मैं इसलिए नहीं करता कि कहीं तुम किसी ज़रूरी काम में ना व्यस्त हो। मोनू सो गया? नितिन की बातों को अनसुना कर वह बेटे को प्यार से सहलाती हुई बोली। हाँ, कहकर दोनों अंदर आ गए। नितिन बेटे को बिस्तर पर लिटाकर थपकियां देने लगा। वह बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। नहा धोकर निकली तो टेबल पर खाना लगा हुआ था। नितिन ने टीवी का स्विच ऑन कर दिया था। चलो खाना खा लो, संजना बोली तो नितिन टेबल पर आकर बैठ गया। क्या खाना बनाया आज महाराजिन ने? वह डोंगे का ढक्कन हटाती हुई बोली और दोनों की प्लेट में खाना डालने लगी। कुछ भी कहो, खाना महाराजिन अच्छा बनाती है, संजना नितिन से बात करने की गरज से बोली। लेकिन नितिन नाराज सा चुपचाप खाना खाता रहा। संजना उसकी नाराज़गी समझ रही थी। नितिन कॉलेज से 3 बजे तक घर आ जाता है। यूं बच्चे के लिए उसने दिन भर के लिए आया रखी हुई थी।
सभी कामों के लिए घर में सुविधाएं की हुई थीं, लेकिन पूरा सुपरविजन नितिन का ही रहता है। वह पति है, लेकिन एक पत्नी की तरह घर की व्यवस्था वही करता था। इसीलिए वह बच्चे व घर के प्रति निश्चिंत रह पाती थी। आज शनिवार की शाम नितिन का आउटिंग का प्रोग्राम रहा होगा, जो उसकी वजह से खराब हो गया। एक बार मन किया कि नितिन की मान मनुहार करे, लेकिन वह इतनी थकी हुई थी कि नितिन से उलझने का उसका मन नहीं हुआ। खाना खत्म करके उसने बचा हुआ खाना फ्रिज में रखा और बिस्तर पर आकर लेट गई। नितिन बिस्तर पर लेटा थोड़ी देर संजना की पहल का इंतजार करता रहा, फिर सो गया। आंखों को कोहनी से ढके संजना का मन कर रहा था कि वह नितिन को मना ले, थोड़ी सी चुहलबाजी करे, लेकिन पता नहीं कौन सी दीवार थी जो उसे नितिन के साथ सहज होने से रोकती थी। नितिन भी तो उसकी व्यस्तता को बिल्कुल नहीं समझता है, बात बात पर उससे नाराज होता रहता है। वैसे नितिन उसका स्वयं का चुनाव था। जब उसके लिए रिश्ते आ रहे थे, उस समय उसकी सरल हृदय बुआ ने अपने रिश्ते के एक लेक्चरर लड़के का रिश्ता उसके लिए सुझाया था। घर में सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। तब तक उसकी छोटी बहन मजाक में बोली थी, वैसे दीदी, एक लेक्चरर से आपका आइडियल मैच रहेगा। आखिर पति पत्नी में से किसी को तो घर संभालने की फुर्सत होनी चाहिए। आखिर घर कैसे चलेगा? आप पति बनकर राज करना, वह पत्नी बनकर घर संभालेगा। बहन की मजाक में कही हुई बात संजना के जहन में आकर अटक गई थी। पहले तो उसके जैसी योग्य लड़की के लिए रिश्ते मिलने ही मुश्किल हो रहे थे। इस लड़के की नौकरी भी स्थानीय थी और भविष्य में बच्चे होंगे तो उनकी देखभाल करने का उसके पास पर्याप्त समय होगा, तो वह अपनी नौकरी पर ध्यान दे सकती है। सोचते सोचते उसका निर्णय पुख्ता हो गया और उसने घर वालों को अपने निर्णय से अवगत करा दिया। उसके इस क्रांतिकारी निर्णय में उस समय उसके पिता ने उसका साथ दिया था। उनकी नज़र में आज के समय में पति या पत्नी में से किसी का भी कम या ज़्यादा योग्य होना कोई मायने नहीं रखता था और इस तरह से नितिन से उसका विवाह हो गया था। शुरू शुरू में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्तों में खिंचाव आने लगा। उसकी तनख्वाह, ओहदा, उसका दायरा, उसकी व्यस्तताएं, सभी कुछ नितिन के मुकाबले ऊंचा व भिन्न था। यह बात संजना के व्यवहार व हाव भाव से परिलक्षित हो जाती थी। नितिन उसके सामने खुद को बौना सा महसूस करता था। संजना सोच रही थी कि काश उसने विवाह करने में जल्दबाजी ना की होती, रोली की तरह थोड़ा सोच विचार कर काम लिया होता। नैना का लिव इन रिलेशन भी उसे अच्छा लगा था। कम से कम उसका साथी उसके समकक्ष तो है। उसकी सोच समझ, उसकी परेशानियां, व्यस्तताएं नितिन समझ ही नहीं पाता था। वह चाहता था कि एक पत्नी की तरह वह उसके अहम को संतुष्ट करे। सोचते सोचते वह सो गई। दूसरे दिन रविवार था। वह देर से सोकर उठी। जब तक वह सोकर उठी तब तक महाराजिन, धोबन, महरी सब काम करके जा चुके थे। नितिन ने सभी से काम करवा लिए थे। आया मोनू की मालिश कर रही थी। वह बाहर निकली। साफ सुथरा, व्यवस्थित, शांत घर देखकर सुकून मिला। छुट्टी अच्छी लगी। उसने किचन में जाकर चाय बनाई, एक कप नितिन को दी और खुद भी बैठकर चाय पीते हुए अखबार पढ़ने लगी। रात का तनाव अपनी अपनी तरह से दोनों के चेहरों पर था। नितिन चाहता था संजना बाहर कितनी भी बड़ी है पर उसके साथ एक पत्नी की तरह ही रहकर उसके अहम को संतुष्ट करे, लेकिन संजना के लिए यह संभव हो ही नहीं पाता। दूसरे नितिन का अपने से कम योग्य होना अपने स्वयं के निर्णय के बावजूद उसे अखर जाता था। दोनों के बीच अक्सर शीत युद्ध सा छिड़ा रहता। बिना किसी ठोस कारण के दोनों एक दूसरे से तने रहते थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन उठाया। नैना थी। हेलो नैना। संजना चाय पीते हुए नैना से बात करने लगी। संजना, क्या तुम मेरे घर आ सकती हो थोड़ी देर के लिए, तुरंत? नैना की आवाज़ उदासी में डूबी हुई थी। क्यों, क्या हो गया नैना? संजना चिंतित स्वर में बोली। बस ऐसे ही, घर पर अकेली हूँ, रात भर नींद नहीं आई, बेचैनी सी हो रही है। मैं अभी आती हूँ, कहकर संजना उठ खड़ी हुई। नितिन सब कुछ सुन रहा था।
उसका तना हुआ चेहरा और भी तन गया। वह नितिन से बिना कुछ बोले तैयार हुई और अभी आती हूँ कहकर बाहर निकल गई। नैना के फ्लैट में पहुंची तो नैना उसका ही इंतजार कर रही थी। ड्राइंग रूम से अंदर गई तो बाहर से ही अस्त व्यस्त घर के दर्शन हो गए। वह अंदर बेडरूम में गई। नैना सिर पर कपड़ा बांधे अस्त व्यस्त सी बिस्तर पर लेटी हुई थी। कमरे में कुर्सियों पर हफ्ते भर के उतारे हुए मैले कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। कहने को दोनों ऊंचे ओहदों पर कार्यरत थे, पर उनके घर को देखकर जरा भी नहीं लगता था कि यह दो सुरुचिपूर्ण योग्य इंसानों का घर है। क्या हुआ नैना? वह उसके सिर पर हाथ रखती हुई बोली। पता नहीं, कुछ अजीब सी तबीयत है। दिल रात भर बेचैन रहा, सिर भी बहुत दर्द कर रहा है। पवन कहाँ है? वह अपने दोस्तों के साथ गया हुआ है कल से। फोन आया था कि रात तक ही आ पाएगा। न चाहते हुए भी नैना की आवाज़ भर्रा गई। संजना के दिल में कुछ कसक सा गया। यहाँ नैना इसलिए दुखी है कि पवन कल से लौटा नहीं और उसके स्वयं के पास नितिन के लिए समय नहीं है। तो रात तक लौट आएगा। चल डॉक्टर को दिखा लाती हूँ तुझे, उसके बाद मेरे घर चलना। बात रात तक आने की नहीं है संजना, नैना बोली। पवन का व्यवहार कुछ बदल रहा है। वह अक्सर ही मुझे बिना बताए अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। कौन जाने उन दोस्तों में कोई लड़की हो। बोलते बोलते नैना की रुलाई फूट पड़ी। लेकिन तूने कभी कुछ कहा नहीं? क्या कहती? नैना थोड़ी देर चुप रही। वह मेरा पति तो नहीं है जिस पर कोई दबाव डाले। वह अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र है संजना। वह संजना की बाँह पकड़कर बोली। तूने अपने जीवन में सबसे सही निर्णय लिया। तेरे पास सब कुछ है, सुकून भरा घर, बेटा और तुझे मान सम्मान देने वाला पति। नैना भावुक स्वर में बोली। मेरे और पवन के रिश्तों का क्या है? कौन सा आधार है जो वह मुझसे बंधा रहे? आखिर इन रिश्तों का और इस जीवन का क्या भविष्य है? एक उम्र निकल जाएगी तो किसके सहारे जीऊंगी मैं? नैना आर्द्र स्वर में बोली। जीवन सिर्फ जवानी की सीधी सड़क ही नहीं है संजना। इस सीधी सपाट सड़क के बाद एक सकरी गली भी आती है, अधेड़ावस्था की। और जब यह गली मुड़ती है ना, तो एक भयानक खाई आती है, बुढ़ापे की। और जीवन का वही सबसे भयानक मोड़ है। तब मैं क्या करूँगी? कहकर संजना रोने लगी। नितिन तुझसे कुछ कम योग्य सही, लेकिन तेरे जीवन की निश्चिंतता उसी की वजह से है। उसे खोने का डर तुझे नहीं, घर की तुझे चिंता नहीं, बेटे की परवरिश में तुझे कोई परेशानी नहीं। नैना रोते रोते बोली। मेरे पास क्या है? पवन का मन होगा तब तक वह मेरे साथ रहेगा, फिर उसके बाद? संजना हतप्रभ सी नैना को देखती रह गई। उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर असुरक्षा के भाव थे, भविष्य की चिंता थी। लेकिन क्यों? नैना स्वयं इतने ऊंचे पद पर कार्यरत थी। इस स्वतंत्र जीवन और हाई सोसाइटी की हिमायती नैना के मन में भी पवन के खो जाने का डर है। जीवन में अकेले रह जाने का डर है। पवन के बाद दूसरा साथी बनाएगी, फिर तीसरा, फिर चौथा, और उसके बाद? जैसे एक विराट प्रश्न चिन्ह संजना के सामने आकर टंग गया था। वह तो अपनी नौकरी के अलावा कभी किसी बारे में सोचती ही नहीं। बस नितिन का अपने से कम योग्य होना ही उसे खलता रहता है और इस बात से वह दुखी होती रहती है। पवन कहीं नहीं जाएगा नैना, आ जाएगा रात तक। तुम्हारा भ्रम है यह, वह नैना को सांत्वना देती हुई बोली। लेकिन नैना को बहुत विचलित देखकर वह दिन भर के लिए उसके पास रुक गई। शाम को जब वह घर पहुंची तो घर पर रोली को अपना इंतजार करते पाया। अरे रोली, तुम इस समय कैसे आ गई? बात करने का मन हो रहा था, मोबाइल लगाया तो ऑफ था, इसलिए खुद ही आ गई। नितिन ने बताया कि तू नैना के घर गई है, आने वाली होगी। मुझे इंतजार करने को कहकर वह कुछ सामान लेने चले गए। मोनू कहाँ है? वह इधर उधर देखते हुए बोली। आया उसे कमरे में सुला रही है। क्या हुआ? नितिन बता रहे थे कि नैना की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। नहीं, वह कुछ अपसेट सी थी अपने और पवन के रिश्तों को लेकर।
संजना सोफे पर बैठती हुई बोली, क्यों, क्या हुआ उनके रिश्तों को? नैना को पवन पर भरोसा नहीं रहा। उसे लग रहा है कि उसकी जिंदगी में कोई और है, वह उससे दूर जा रहा है। लेकिन नैना उससे पूछती क्यों नहीं? रोली रोस में आकर बोली, किस बिना पर रोली? आखिर लिव इन रिलेशन का यही तो मतलब है ना, कि जब तक बनी तब तक साथ रहे, वरना अलग होने में वैवाहिक रिश्तों जैसे कोई झंझट नहीं। इतना कसैला सच सुनकर पल भर के लिए दोनों चुप हो गईं। तीनों लड़कियां अपने जीवन में सफलताओं के ऊंचे मुकाम पर थीं, फिर भी वैवाहिक बंधन के महत्व को अंदर ही अंदर तोल रही थीं। और तू सुना, कैसी है? थोड़ी देर बाद संजना बोली, बस ऐसे ही, कुछ दिनों से बहुत परेशान सी थी। घर में रिश्तों की बात चल रही है, एक अच्छा रिश्ता आया है। सब बातें तो ठीक हैं, पर लड़का बम्बई में कार्यरत है। मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इसी बात पर घर में बवाल मचा हुआ था। पापा चाहते हैं कि मुझे चाहे नौकरी छोड़नी पड़े तब भी मैं उस रिश्ते के लिए हाँ बोलूँ। इसी विवाद से परेशान होकर मैं थोड़ी देर के लिए तेरे पास आ गई। तो क्या सोचा है तूने? सोचा तो था कि ना बोल दूंगी। रोली उसके पास खिसक कर बैठती हुई बोली, लेकिन नैना के बारे में बताकर तूने मुझे दुविधा में डाल दिया। तो फिर सोचती हूँ हाँ कर दूँ। सभी कुछ ज़रूरी है, लेकिन विवाह बहुत ज़रूरी है। आधुनिक पीढ़ी अपनी महत्वाकांक्षाओं के जाल में उलझी हुई विवाह और विवाह के बाद की जिम्मेदारियों से दूर भाग रही है। लेकिन जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है तो पीछे मुड़कर देखने का मन करता है संजना। रोली भावुक होती हुई बोली, और अगर 10 साल बाद कोई समझौता करना है तो आज क्यों नहीं? पल भर के लिए दोनों सहेलियां चुप हो गईं। शाम गहरी होने लगी थी। तूने सही और समय से निर्णय लिया है संजना। सभी को कुछ ना कुछ समझौता करना ही पड़ता है। मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ रही है और नैना को भविष्य की सुरक्षा, लेकिन तेरे पास सब कुछ है। नितिन तुझसे कुछ कम योग्य सही, लेकिन अयोग्य तो नहीं है। पहले लड़कियां इतनी योग्य नहीं होती थीं तो उन्हें अपने से अधिक योग्य लड़के मिल जाते थे, लेकिन अब जमाना बदल रहा है। लड़कियां इतनी उन्नति कर रही हैं कि यदि अपने से अधिक योग्य लड़के के इंतजार में बैठी रहेंगी तो या तो नौकरी ही कर पाएंगी या शादी ही। कुछ भाग्यशालियों की बात अलग है। ऐसे लड़के का चुनाव करना जिसके साथ गृहस्थी चल सके, बच्चों की परवरिश हो सके, बड़े बुजुर्गों की देखभाल हो सके, अपने से कुछ कम योग्य भी हो तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। समय के साथ यह बदलाव आना ही चाहिए। आखिर पहले पत्नी घर देखती थी, आज ऊंचे ओहदों पर कार्य कर रही है, तो पति को घर की देखभाल करने का समय हो तो इसमें कुछ गलत है क्या? ऐसा समझौता कर लेना चाहिए, कहकर रोली उठ खड़ी हुई। संजना जब रोली को बाहर तक छोड़ कर आई तो ध्यान आया कि नितिन को गए हुए काफ़ी देर हो गई थी। पता नहीं आज नितिन पर इतना प्यार क्यों आ रहा था। उसके लिए चिंता अंदर से हो रही थी, वह व्याकुल सी हो रही थी। तभी कॉल बेल बज उठी। सामान से लदा फदा नितिन दरवाजे पर खड़ा था। अरे, इतना सारा सामान ले आए? वह सामान के कुछ पैकेट पकड़ते हुए बोली, बहुत देर हो गई, मैं इंतजार कर रही थी। उसके स्वर की कोमलता से नितिन चौंक गया। बिना कुछ बोले वह अपने हाथ का सामान किचन में रखकर बेडरूम में चला गया। संजना भी उसके पीछे पीछे आ गई। नितिन, वह पीछे से उसके गले में बाहें डालती हुई बोली, चलो आज का डिनर बाहर करेंगे, फिर नाइट शो देखेंगे। आया को रोक लेते हैं, वह मुन्ने को देख लेगी। उसके इस अप्रत्याशित प्रस्ताव व हरकत से नितिन हैरत में पलटकर उसको देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? संजना मासूमियत से इठलाती हुई बोली, हर समय गुस्से में रहते हो। यह नहीं कि कभी बीवी को कहीं घुमा लाओ, पिक्चर दिखा लाओ। वह आम घरेलू बीवियों की तरह बोली तो उसकी इस हरकत पर नितिन खिलखिलाकर हंस पड़ा। संजना उसके गले में बाहें डालकर उससे लिपट गई। मुझे माफ़ कर दो नितिन। नहीं संजना, माफ़ी की क्या बात है। मेरे लिए तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी व्यस्तता, तुम्हारा रुतबा सभी कुछ गर्व का विषय है, लेकिन जब तुम मुझे ही अपनी ज़िंदगी से दरकिनार कर देती हो तो दुख होता है।
अब से ऐसा नहीं होगा। मेरे लिए तुमसे अधिक महत्वपूर्ण दूसरा कुछ भी नहीं है जीवन में। तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं। हमारा कुछ भी, चाहे वह नौकरी हो या समाज, जिंदगी भर नहीं रहेगा, लेकिन हम दोनों मरते दम तक साथ रहेंगे। मान अभिमान की सारी दीवारें तोड़कर संजना नितिन से लिपट गई। नितिन ने भी आज एक पति के आत्मविश्वास से संजना को अपनी बाहों में समेट लिया। अभी आप सुन रहे थे कहानी गली आगे मुड़ती है। सुधा जुगरान जी ने इस कहानी के माध्यम से स्त्री मन के द्वंद्वों को, दुविधाओं को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उजागर किया है और सोचने पर मजबूर किया है कि क्या आर्थिक निर्भरता ही जीवन को स्थिरता प्रदान करती है? क्या पारिवारिक मूल्यों का जीवन में कोई महत्व नहीं है? जीवन के यथार्थ का बोध कराती इस कहानी का संदेश वास्तव में विचारणीय है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अन्य कहानियाँ भी आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।